हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। किस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल का मास जो है वो पता करते हैं। बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास आपको जितनी जल्दी हो सके याद कर लेने चाहिए। एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक जो एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस को अगर आप जितनी जल्दी याद कर लेंगे आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा आगे की चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास ये क्या होता है? आप जैसा कि नाम बता रहा है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या कहलाता है? उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हम यूनिट यूज़ करेंगे। आप ऐसे सोचो सिंपली कि अगर आपसे कोई आपका मास पूछे तो आप जनरली किस में रिपोर्ट करते हो कि आप अगर कोई आपसे पूछे कि आपका मास कितना है तो आप बोलोगे कि हमारा मास 45 kg है या फिर 50 kg या फिर 55 kg है। तो जब भी आप अपना मास को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, आप किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। बट भाई अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो मसाला है कि सब्जी में कितना मसाला डाला है आपने, तो जनरली आप उसको किस में रिप्रेजेंट करते हो कि भाई इतने ग्राम डाला है। वहीं अगर हम जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनके पावर की बात करते हैं कि भाई इस जो मेडिसिन है इसमें कितनी पावर है, या फिर बोलो कि इस जो पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड है जो कि दवाई है उसका कितना मास है, तो आप जनरली उसको मिलीग्राम में बोलते हो कि पैरासीटामोल जो 500 mg है, इसका मतलब क्या है, उस टेबलेट में 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल होगा। तो यानी कि क्या होता है, जिस तरीके की चीज़ें होती हैं हम उनके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली वही यूनिट यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं आप अपना मास, आपसे कोई आपका मास पूछे और आप मिलीग्राम में रिपोर्ट करें, है ना। तो जनरली हम एक सूटेबल यूनिट यूज़ करते हैं जब भी हम किसी चीज़ के मास को एक्सप्रेस करते हैं। तो सिमिलरली हम जब बात करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, तो एटम्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनका जो मास होता है इसको हम जनरली एक अलग यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। बाद में इसी का नाम चेंज करके यूनिफाइड मास कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि आपसे जब कोई एटम या मॉलिक्यूल का मास पूछे तो आप उसको ग्राम या किलोग्राम में एक्सप्रेस ना करें, आप उसको एटॉमिक मास यूनिट में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसी को लोग शॉर्ट फॉर्म में पहले एएमयू बोलते थे, या फिर इसी को आजकल क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, और इसी को शॉर्ट में स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, तो आप बोलोगे इट इज़ यूनिट ऑफ मास, इट इज़ द यूनिट ऑफ मास which is generally used to express the mass of atoms, molecules and ions। तो एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस के मास को एक्सप्रेस करने के लिए जनरली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको पहले बोलते थे आजकल उसको यूनिफाइड मास बोलते हैं, और इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि 1 किलोग्राम जो होता है उसमें क्या होता है, आप बोल सकते हो 10⁻³ ग्राम होता है, या फिर इसी को बोलो 1000 ग्राम होता है, ये आपको पता है। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ग्राम जो होता है तो आप बोलोगे कि 1/10⁻³ किलोग्राम होता है, या फिर आप इसी को बोल सकते हो 10⁻³ किलोग्राम होता है। ओके,
आप ऐसे ही बोले जाए कि भाई जो 1U है, 1U, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं 1 AMU। पहले 1 AMU वर्ड जो है उसको पहले यूज़ करते थे, अब IUPAC ने उसको यूनिफाइड मास से बोला है, तो सारी बुक्स क्या होती हैं, यू ही से रिप्रेजेंट करती हैं। तो 1 AMU आप इसी को बोल सकते हैं, और 1U ये किसके बराबर होता है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर आपने ये नंबर पहले कहीं देखा है तो आपके दिमाग में तुरंत चमक जाएगा कि जब भी हमने एटॉमिक मास की बात, वो जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की थी, तो सेम आया था, आया ना। आप इसी को लिख सकते हैं 1U इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख सकते हैं। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पर। तो इस चीज़ को अगर आप याद रखें तो बेहतर रहेगा, आगे काम आएगा, हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है बट। और इसको अगर आप शॉर्ट में, अगर ये नंबर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1U जो होता है वो 1/1 को आप किससे डिवाइड करोगे, एवोगाद्रो नंबर से। होपफुली आपने एवोगाद्रो नंबर सुन रखा है, अगर नहीं सुना है तो आगे सुनेंगे आप। 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। 1U कितना होता है, 1 एवोगाद्रो नंबर ग्राम। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपको याद रख सकते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, वैसे ही आप याद रख सकते हैं कि 1U 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने ग्राम के बराबर होता है या फिर कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 10⁻⁻24 के ऑर्डर की है। इसका मतलब 1 ग्राम के कंपेरिजन में जो 1U है वो बहुत छोटी यूनिट है। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी AMU की। तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। ये एक चीज़ याद रख सकते हैं कि भाई आप बोल सकते हैं कि 1 AMU क्या होता है, 1 एवोगाद्रो नंबर ग्राम। आप ये याद रख सकते हैं कि 1U का जो मास है दैट इज नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन या फिर मास ऑफ प्रोटॉन याद है तो आप 1U की वैल्यू को याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हम ये यूनिट याद करते हैं, इसको आप जनरली बुक्स में आगे पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, इसकी बाद में बात करेंगे होपफुली। बट अभी अगर आप सिंप्लिसिटी अपना काम चलाना चाहते हैं या फिर बोले कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप याद कर लीजिए कि इसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। और 1 से लेके 20 तक जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस को आप याद कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद भी होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक टेबल बनाते जा रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर होपफुली आपने याद कर रखा होगा, एलिमेंट और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अब अगर आप ध्यान देंगे कि अगर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन जो है उसका मास 1U है, तो आपको अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस पता है एक बार, या फिर तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के नंबर पता है आपको किसी भी एटम में, तो आप उसका एटॉमिक मास बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, आया ना। प्रोवाइडेड आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेग्लिजिबल मास होता है कंपेरिजन टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के। आगे हम बात करेंगे धीरे धीरे इसकी बारीकियों की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 जो है ये हाइड्रोजन का होता है, और एटॉमिक मास जो इसका होता है वो होता है 1U। आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के पास, अगर हम हाइड्रोजन की जनरली बात करें तो हम सिंपली प्रोटियम की बात कर रहे हैं, तो उसके पास एक ही क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो एक प्रोटॉन का मास 1U हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर 2 एलिमेंट इज हीलियम। हीलियम का कितना होता है, हीलियम का 4U होता है। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम। लिथियम का जो होता है वो होता है 7U। 4 बेरिलियम 9U। 5 बोरॉन
आप बोल सकते हो एक्चुअल में तो इसका 10.8 यू एटॉमिक मास होता है, इसको हम एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं। बट अगर आप अभी हैं तो याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 11 यू याद कर सकते हैं। ये 10.8 कैसे आया इसकी बाद में बात करेंगे। जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, आपको इसके बारे में बात करेंगे। जो 6 है कार्बन, इसका 12 यू होता है। एक एटम का मास कितना होता है, 12 यू है। 7 नाइट्रोजन, ये 14 यू है। 8 ऑक्सीजन, 16 यू है। 9 क्लोरीन, ये 19 यू है। 10 नियॉन, ये 20 यू है। 11 सोडियम, ये 23 यू है। 12 मैग्नीशियम, ये 24 यू होता है। 13 एल्युमिनियम, ये 27 यू होता है। 14 सिलिकॉन, 28 यू होता है। 15 फॉस्फोरस, ये जो होता है ये 31 यू होता है। 16 सल्फर, ये 32 यू होता है। 17 क्लोरीन, इसका फिर से यहाँ पर 35.5 यू होता है। और ये आपको ध्यान रखना है, फिर से बताएं जब भी डेसिमल में है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एवरेज एटॉमिक मास की हम बात कर रहे हैं। एवरेज एटॉमिक मास मतलब क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स का एवरेज लेते हैं, और कैसे लेते हैं वो हम आगे सीखेंगे। बट अभी आप याद कर सकते हैं कि इसका 35.5 होता है। 18 की बात करेंगे तो आर्गन होता है, आप बोलोगे यहाँ पर इसका 40 यू होता है। 19 अगर हम बात करेंगे पोटेशियम की तो इसका जो होता है वो 39 यू होता है। और 20 बात करेंगे कैल्शियम की तो इसका जो होता है वो 40 यू होता है। ठीक है, एक चीज़ है जो कि आपको हेल्प कर सकती है, अल्टीमेटली आपको याद ही करना है, लेकिन एक चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती है, वो ये है कि अगर आपने एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक के एलिमेंट की याद कर रखे हैं तो उनके मास नंबर या फिर एटॉमिक मास याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इस सेंस में कि जिन जिन के एटॉमिक नंबर इवन हैं उनके जो एटॉमिक मास हैं एक तरीके से आप बोल सकते हो डबल कर दिए, और जिनके ऑड हैं उनके डबल प्लस 1 कर दीजिए। बट यहाँ पे देखिए कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कैल्शियम जो है उसका जस्ट 20 का 40 हो गया। पोटेशियम ऑड है तो 19 का डबल 38 प्लस 1। सिमिलरली आर्गन जो है यहाँ पे देखो ये एक्सेप्शन हो गया, 18 का डबल 36 होना चाहिए, बट यहाँ पर ये 40 है, इसको याद रखना है आपको। हालांकि आर्गन की इतना ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सल्फर 16 का 32 हो गया, फॉस्फोरस का 15 31 हो गया, 15 प्लस 30 मतलब डबल 30 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी चलती रहेगी। एक तो यहाँ पर जो आती है वो यहाँ पे आती है नाइट्रोजन की, ऑड होने के बावजूद जस्ट डबल है। और यहाँ पर क्या है, बेरिलियम की इवन होने के बावजूद डबल प्लस 1 है। हालांकि याद ही करना है, बट इनके केसेस आपको याद रखने हैं कि भाई ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि डब इवन ऑड वाला जो रूल है उसको अप्लाई करते हुए कहाँ पे ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, तो होपफुली ये एटॉमिक मास आप जो है याद कर लेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं मॉलिकुलर मास की। मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास तो सिंपली एटॉमिक मास एक एटम का मॉलिक्यूल था, मॉलिकुलर मास एक मॉलिक्यूल का मास है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाता है, उसका मॉलिकुलर मास कहलाता है। अब मॉलिक्यूल्स किसके मिलके बनते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से मिलके बनते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उन सारे एटम्स के मास को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको उस मॉलिक्यूल का मास पता चल जाएगा। इससे सिंपल क्या ही बात हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें
हाइड्रोजन जो होता है, फॉर एग्जांपल कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं H2। हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आप बोलोगे एक एटम का मास कितना है, 1U है, और एटम कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर, तो आप बोल सकते हो 2 टाइम्स 1U, दैट इज 2U। तो हाइड्रोजन जो है उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 2U होता है। सिमिलरली आप किसी का भी अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में क्या है, यहाँ पर एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। तो एक कार्बन एटम का मास अभी कितना है, अभी आपने याद किया कि 12U होता है, 12U, और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन एटम का एक एटम का मास कितना होता है, 16U होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 16U, और इसको अगर आप टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, दिस इज 12U प्लस 32U एंड दिस इज इक्वल्स टू 44U। तो आप इस तरीके से इसका निकाल सकते हैं। और देखिए, जैसे अगर हम बात करें अमोनिया की बात करें, NH3 कितना हो जाएगा। अब अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में क्या है, जो एक नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो आप क्या बोलोगे, नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, 14U होता है, प्लस हाइड्रोजन का एक होता है, तो 3 एटम है, 3 टाइम्स 1U, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 17U हो जाएगा। ये तो सिंपल आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आप बड़े आसानी से बता सकते हैं किस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं किस किस एलिमेंट के। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है इस तरीके से, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या फिर बोलते हैं जो कि हमारे जो हाइड्रेटेड कंपाउंड होते हैं, जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फंसे हुए होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो उनको एक्चुअल में हम जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो यूनिट्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं। पहली बात है, मॉलिक्यूल जो वर्ड है वो रिजर्व है कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। अभी हम आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं इनकी आगे बात करेंगे, बट ये याद रख सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए जो वर्ड होता है वो हम मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए वर्ड क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट होता है। तो फॉर्मूला मास लिख लो यहाँ पर आप चाहो तो, फॉर्मूला मास, मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट, 1 फॉर्मूला यूनिट। जैसे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, अब ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। कैसे पता करेंगे आप, सिंपली को आयनिक कंपाउंड में अगर आपको किसी कंपाउंड में मेटल दिख जाए तो सबसे आसान काम है कि आप उसे तुरंत आयनिक कंपाउंड बोल दो। हालांकि यही एक क्राइटेरिया नहीं है, ऐसे भी कुछ कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल नहीं होता, फिर भी वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, जिसकी हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। बट अभी यहाँ पर हमारा मास, मतलब यहाँ पे जो मकसद है वो ये है कि फॉर्मूला यूनिट मास या फिर जो मॉलिक्यूलर मास है वो पता करना। तो सोडियम क्लोराइड में क्या है, एक सोडियम एटम है इसके फार्मूला में, तो आप सोडियम का 23U बोल सकते हैं, प्लस क्लोरीन का 35.5U बोल सकते हैं। तो यहीं पे आप बोल देंगे कि तक कितना हो जाएगा, ये 58.5U हो जाएगा। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे आते हैं, जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, CaOH का होल ट्वाइस। तो OH का होल ट्वाइस का मतलब ये है कि इसमें OH दो है। OH कुछ नहीं होता, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें क्या है, 1 कैल्शियम एटम प्लस
यहाँ पे OH में क्या है, एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम, और उसका अगर होल ट्वाइस है, इसका मतलब क्या है, आप बोल सकते हो 2 टाइम्स 1 ऑक्सीजन एटम प्लस 1 हाइड्रोजन एटम। आप बोल सकते हो इसमें क्या है, या फिर ऐसे चाहो तो लिखो कि इसमें एक कैल्शियम एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, कैल्शियम एटम अगर एक है तो उसका 40U होता है, 2 ऑक्सीजन एटम है 2 टाइम्स 16U, और 2 ही हमारे पास हाइड्रोजन एटम है 2 टाइम्स 1U। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 40 प्लस 32 प्लस 2, दिस इज 74U। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे पता कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये पता होना चाहिए कि ये आसानी से पता करना आना चाहिए कि किसी फार्मूला यूनिट में या किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने कितने एटम्स हैं। ओके, हम आगे इसकी डिटेल में बात करेंगे जब हम क्या कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब हम दोबारा से इस चीज़ पे आएंगे और हम काफ़ी सारे कंपाउंड्स के जो फार्मूला मास होते हैं या फिर मॉलिकुलर मास होते हैं वो पता करेंगे। बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा चाहो तो 1-2 एग्जाम्पल और लिख के हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। जैसे अगर हम बात करें CA, या फिर आप चाहो तो Na2CO3.10H2O। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ने का समझिए। ये एक फॉर्मूला यूनिट है, उसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, एसोसिएटेड है। तो इस पूरी यूनिट में क्या है, एक सोडियम कार्बोनेट की यूनिट है और 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो आपको अगर इसका मास पता करना है तो क्या करोगे, आप बोलोगे इसमें क्या है, 2 सोडियम एटम है प्लस आप बोलोगे एक कार्बन एटम है, फिर आप बोलोगे कि इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल है। अब आप देखेंगे 2 सोडियम एटम है तो 2 टाइम्स 23U, प्लस एक कार्बन एटम है तो 12U, प्लस 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3 टाइम्स 16U। ये जो बात है ये हमने इतनी किसकी लिख दी, ये जो है इतना जो पोर्शन है ये आपने सोडियम कार्बोनेट का मास लिख दिया। अब इसके साथ क्या है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो आप लिख दो 10 टाइम्स वाटर के मॉलिक्यूल की। अगर हम बात करें तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास अभी आपने शायद कैलकुलेट किया था, ऐसा नहीं कैलकुलेट किया था। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास जो होता है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो H2O। इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं प्लस एक ऑक्सीजन का एटम है। तो अगर आप इसको पता करेंगे तो ये 18U हो जाएगा। हालांकि बहुत ही कॉमन है वाटर का, तो आपको पता भी होना चाहिए वाटर का तुरंत 18 होता है। तो टाइम्स क्या हो जाएगा, 18U हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 46U प्लस 12U प्लस कितना हो जाएगा, 48U प्लस 180। तो ये हो जाएगा हमारा 50, और एक मिनट यहाँ पे कर लो, 46 प्लस इसको कर दो 60 प्लस 180, तो ये हो जाएगा 106 प्लस 180, तो ये हो जाएगा 286U। ओके, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट जो हैं उनके एटॉमिक मास को याद कर लिया। हालांकि और भी ज़रूरत हो सकती है, बट 1 से लेके 20 तक में हमारा काफ़ी काम चल जाएगा।
बाकी आप हो सके तो कुछ और कॉमन एलिमेंट जो हैं उनके भी एटॉमिक मास याद कर रखें, जैसे कि आयरन होता है, जैसे हमारा आ जाएगा सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। और कई सारे एलिमेंट हैं, जैसे लेड अगर बात करें तो कोई लेड का पूछ सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन 1 से 20 तक में अपना काम चल जाना चाहिए। ओके, तो अभी के लिए इतना ही।